चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी में भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज फिर से कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे अपने सभी लेसन से संबंधित, मतलब जितने भी चैप्टर अभी तक आपने पढ़े हैं उन सभी से कुछ प्रश्न जो है इसमें लिए गए हैं कुछ कुछ टॉपिक से। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में हम बात करेंगे कि विद्यालय किस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, व्यक्तित्व के विकास में या फिर सामाजिक विकास में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो विद्यालय है वो हमारे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब आप व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो ये इसमें आपको हर तरह का विकास देखने को मिलता है। ये आपके शारीरिक संगठन के को भी विकसित करता है, मानसिक गतिविधियों के आधार पर भी विकास करता है, सामाजिक विकास भी करता है, आपका भावनात्मक विकास भी करता है। ठीक है, तो ये हर तरह के विकास को लेकर साथ चलता है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है वो विद्यालय हमारे व्यक्तित्व के विकास को क्या करता है, अधिक प्रोत्साहित करता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल उपयुक्त है। बालक जब पहली कक्षा या नर्सरी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे क्या सीखना पड़ता है। घर का काम, ऑप्शन बी विद्यालय के वातावरण में सामंजस्य, या फिर ऑप्शन सी खेलकूद या परीक्षा प्रणाली। तो हमें जब भी आप किसी बच्चे का एडमिशन प्राइमरी स्तर पर या नर्सरी स्कूल में कराते हैं तो वो सबसे पहले क्या सीखता है, विद्यालय के वातावरण के साथ एक सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब क्या है कि एक संतुलन बनाना। ठीक है, तो संतुलन बनाने का जो है कार्य वह सीखता है। L.E. लॉन्ग स्ट्रीट के अनुसार बालक का प्रारंभिक समाजीकरण कब होता है, विद्यालय में, घर पर, खेल के मैदान में या बाजार में। तो प्रारंभिक समाजीकरण का मतलब है कि पहली बार वो समाज के संपर्क में कब आ रहा है, और ये ऐसा कब होता है कि जब बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है। और इसीलिए हम विद्यालय को क्या कहते हैं, एक लघु समाज की संख्या विद्यालय को दी जाती है। इसलिए L.E. लॉन्गस्टीन के अनुसार बच्चे का जो प्रारंभिक समाज है वो क्या होता है, विद्यालय होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा, विद्यालय। बालक जब 5 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश लेता है तब उसकी स्थिति कैसी होती है, स्वतंत्र, असामाजिक, या फिर सामाजिक रूप से वो परिपक्व होता है, या फिर अध्ययनशील। तो जब बच्चा कैसा होता है, 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष की एज में हम सभी को पता है कि बच्चे की क्या शुरू हो जाती है, उसकी प्रारंभिक यानी प्रारंभिक स्तर की शिक्षा जो है उसकी शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। उस इस स्तर की शिक्षा से क्या मिलता है उसको कि वो सामाजिक रूप से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। ठीक है, कि समाज के आधार पर वो कुछ चीजें सीख चुका है, एक लघु समाज में रह चुका है, वो सामाजिक और व्यवहारिक क्रियाओं को क्या कर लेता है, सीख लेता है। तो आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा समझदार जो है वो हो जाता है। फिर नर्सरी स्कूल के बालक का आयु अंतराल लगभग कितना होता है। ठीक है, कि नर्सरी स्कूल का जो बच्चा है उसकी एज के अकॉर्डिंग बात की जा रही है कि उसके एज जो है वो क्या होगा, एक नर्सरी विद्यालय के आधार पर 1 से लेकर 2 वर्ष, 2 से लेकर 5 वर्ष, 5 से लेकर 8 वर्ष, या फिर 8 से 10 वर्ष। तो जो ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है, उस पर हम वैसे तो कहते हैं कि 3 से लेकर 6 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नर्सरी स्कूल की बात की जा रही है, तो नर्सरी स्कूल के लिए 2 से लेकर 5 वर्ष जो है बिल्कुल उपयुक्त है। वैसे 3 से 5 हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो सबसे सही जो ऑप्शन हमें दिख रहा है वो 2 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी। नर्सरी स्कूल के बच्चों का सामाजिक समायोजन किस पर निर्भर करता है, शिक्षक पर, माता पिता पर, पारिवारिक वातावरण पर, या फिर विद्यालय भवन पर। तो नर्सरी स्कूल में बच्चे का सामाजिक समायोजन उसके विद्यालय पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, कि बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को पहले से ही कुछ चीजें जो है सिखा कर
बच्चे को विद्यालय तक जो है उसको एडमिशन कराते हैं। तो पारिवारिक वातावरण क्या करता है, एक बेहतर संतुलन बनाने में बच्चे की सहायता करता है। नर्सरी स्कूल के बच्चे में रोने का प्रमुख कारण क्या है? खेलकूद का अभाव, विद्यालय का अनुशासन, सहपाठियों का के साथ मतभेद, या फिर पारिवारिक प्रशिक्षण की कमी। तो ऑप्शन डी, पारिवारिक प्रशिक्षण की कमी होती है तो बच्चा जो है वो पारिवारिक वातावरण को छोड़ना नहीं चाहता है, विद्यालय में रहने के लिए वो क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि थोड़ी सी ट्रेनिंग अगर बच्चे को दी जाती है तो वो ज्यादा बेहतर क्या कर पाता है, एक संतुलन बना पाता है विद्यालय में। नर्सरी स्कूल के बच्चों के रोने के कारण को स्पष्ट करने वाले विद्वान कौन है? फ्रॉवेल, लॉन्गस्ट्रीट, एलडी और एके या मोंटेसरी। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन बी, लॉन्गस्ट्रीट। कि अगर सही संतुलन ना हो तो बच्चा क्या है, एक कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाता अपनी भावनाओं पर। प्राथमिक विद्यालय में बालक को क्या सीखना पड़ता है? गृह कार्य, परीक्षा प्रणाली, सहपाठियों और शिक्षकों के साथ सामंजस्य, या फिर खेलकूद। तो हम कहेंगे ऑप्शन सी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को अपने सहपाठियों के साथ एक सहयोग और एक संतुलन बनाना सीखना पड़ता है विद्यालय में, जो कि उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिक विद्यालय के बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? मतलब प्राइमरी लेवल पर जब बच्चा जो है उसके पूरे विकास की हम बात करते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शिक्षा या शारीरिक शिक्षा, अध्यापक का निरंतर संपर्क, ठीक है, या फिर गृह कार्य, परीक्षा प्रणाली। तो ऑप्शन बी, अध्यापक के साथ निरंतर संपर्क। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था तो आपको याद होगा कि विद्यालय में अध्यापक के साथ निरंतर अगर बच्चे का कांटेक्ट बना रहता है, ठीक है, तो वह अध्यापक जो है बच्चे पर क्या कर पाता है, बेहतर रूप से केंद्रित केंद्रित रहता है, मतलब उस पर फोकस रहता है, उसकी जो विकास है, विकास की दिशा का वह मूल्यांकन करता है। ठीक है, कि प्रगति सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, उसके व्यवहारिक परिवर्तन को वो क्या करता है, नोट करता रहता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि बच्चा सही दिशा में विकसित हो रहा है या नहीं है। तो इसलिए अध्यापक के साथ एक अच्छा संपर्क जो है वो क्या करता है, बच्चे के व्यवहार में निरंतर बदलाव लेकर आएगा, उसके विकास को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। विद्यालय में कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? शोरगुल का होना चाहिए, दबाव युक्त होना चाहिए, या स्वतंत्रता का वातावरण होना चाहिए? तो हम कहेंगे, या फिर प्रतियोगी का। तो एक स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए, एक फ्री एनवायरनमेंट बच्चे को विद्यालय में मिले। ठीक है, ये फ्री एनवायरनमेंट किसके लिए होता है? ठीक है, तो ये फ्री एनवायरनमेंट हम बच्चे को दे रहे हैं ताकि क्या हो, उसकी रुचि विकसित हो। ठीक है, वो अनुभव के आधार पर सीखे, इसलिए उसे फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है। ठीक है, उसकी अभिवृद्धि का विकास हो। ठीक है, कि वो अपने विचारों को, भाषा कौशल को क्या कर सके, विकसित कर सके। तो बेहतर रूप से वो क्या कर पाएगा, अपने विचारों को दूसरों के सामने रख पाएगा, दूसरों के सामने व्यक्त कर पाएगा। फिर किस प्रकार के वातावरण में बालक स्वतंत्र रूप से सीख सकता है? निरंकुश वातावरण में, प्रजातांत्रिक वातावरण में, एक शोरगुल वातावरण में, या फिर नियंत्रित वातावरण में? तो एक प्रजातांत्रिक वातावरण में बच्चा क्या कर पाता है, स्वतंत्र रूप से सीख पाता है। प्रजातांत्रिक वातावरण कैसा होता है? एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट जिसे आप कहते हैं। ठीक है, कि हर बच्चे के पास क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता किस चीज की? अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की। ठीक है, यानी कि अपनी रुचि, अपनी आवश्यकता और अपनी योग्यता के आधार पर सीखने की क्या है, उसके पास स्वतंत्रता है। ठीक है, रटने पर या किसी प्रकार के दबाव के लिए उसे परेशान नहीं किया जाएगा। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? ठीक है, प्रोटीन की कमी से शरीर मोटा हो जाता है, विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है, पाचन तंत्र ठीक रहता है, या शरीर इससे प्रभावित होता है? तो हम कहेंगे विकास की गति जो है वो रुक जाती है,
कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो हमने पढ़ा था जब प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन आपके शरीर को क्या करता है, नई कोशिकाओं का नई कोशिकाओं का ये क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये हमारी क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का कोशिकाओं की मरम्मत करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन की कमी अगर हो जाएगी आपके शरीर में, तो हमारा विकास जो है वो रुक जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपके पाचन तंत्र की क्रिया को सक्रिय बनाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि बहुत सारे क्या बनते हैं, एंजाइम्स, या फिर बहुत सारे पाचन तंत्र में कुछ रस जो है वो क्या करता है, प्रोटीन सिक्रेट करता है, जो आपके डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, इससे क्या होगा, आपके विकास की गति रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन की अधिकता किसके लिए हानिकारक है, ठंडे देशों के लिए, गर्म देशों के लिए, या फिर सभी देशों के लिए, या छोटे बच्चों के लिए। तो हमने कहा था कि जो प्रोटीन अधिक मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं और ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर क्या है, गर्मी पहले से ही अधिक है, जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी आप इस श्रेणी में ले सकते हैं। ठीक है, तो गर्म देशों में प्रोटीन की आवश्यकता आपको जरूरत से ज्यादा नहीं होती, तो मतलब आपके शरीर की जितनी आवश्यकता है, या एक दिन में जितना प्रोटीन आपको लेना है, उतनी ही क्या करें, आप प्रोटीन को कंज्यूम करें। ठीक है, उतनी ही मात्रा में प्रोटीन ले। ठीक है, अगर आप ज्यादा, इससे क्या हानि होती है कि आपके जो किडनी है, जिसे आप गुर्दे कहते हैं, किडनी को क्या करना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है प्रोटीन को पचाने में। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपके जो गुर्दे हैं वो खराब हो सकते हैं। ठीक है, आपको अत्यधिक क्या लगती है, अत्यधिक गर्मी लगेगी। ठीक है, प्रोटीन अधिक मात्रा में अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपके शरीर में जितना यूज हो रहा है यूज होगा, और बचा हुआ प्रोटीन क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, मतलब आपके शरीर में संग्रहित हो जाता है, जिससे व्यक्ति क्या होगा, उसके अंदर मोटापा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे आपको कार्य करने में असुविधा हो सकती है। ठीक है, और आप जल्दी थका हुआ महसूस करेंगे, तो इसलिए प्रोटीन इतना ही आपको कंज्यूम करना चाहिए जितनी आपकी आवश्यकता है। ठंडे प्रदेशों में क्योंकि ऑलरेडी ठंड होती है, तो प्रोटीन क्या है, आपके शरीर में आपको ठंड से बचाने का काम करता है। वसा की एक परत जो होती है वो शरीर को गर्मी जो है प्रदान करती है, इसलिए गर्म देशों के जो लोग हैं उन्हें प्रोटीन जो है वो सही मात्रा में लेना चाहिए, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। तो भारत जैसे गर्म देशों में प्रोटीन की अधिकता से क्या हानि होती है, ठीक है, क्या क्या हानि हो सकती है आपको, क्या शरीर में ठंडक आती है, शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, पाचन क्रिया मजबूत होती है, या ऊर्जा अधिक मिलती है। तो क्या होगा, इससे आपके शरीर को बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, भारत जैसे देशों में प्रोटीन के कौन से स्रोत हानिकारक माने गए हैं, अंडा, मछली, मांस, या फिर दालें, फल, सब्जियां। तो भारत जैसे देश, क्योंकि एक गर्म प्रदेश है, ठीक है, देश है, तो यहाँ पर आपको ऐसी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो आपको पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे अंडा, मछली, या फिर मांस। ठीक है, सामान्य मतलब आपकी प्रोटीन की आवश्यकता ये है कि सामान्य प्रकार की दालें, फल, सब्जियां खाने से भी आपके शरीर को भरपूर प्रोटीन मिल जाता है, आपको अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। तो जो ज्यादा प्रोटीन लेना चाहते हैं वो इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है, तो आपके जलवायु के अनुसार आपको इस प्रकार की चीजों को ग्रहण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जल प्राप्ति के लिए मुख्य स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, या फिर चार प्रकार के। तो हमने पढ़ा था कि जल प्राप्ति के हमारे पास कितने, तीन सोर्स हैं। ठीक है, याद होगा आपको कौन कौन से सोर्स थे, हमने पढ़े थे। एक तो होता है हमारे पास स्थल स्थलीय जल, जिसे आप कहते हैं लैंड वाटर। ठीक है, जो भूमि की सतह पर पाया जाता है उसे हम लैंड वाटर कहते हैं, जिसमें आपकी रिवर्स आती हैं। ठीक है, पॉन्ड्स यानी तालाब आते हैं, स्प्रिंग्स झरने आते हैं, जो धरती देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या है, भूमिगत जल। ठीक है, जो कहाँ मिलता है, अंडर
अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो आपको वेल के रूप में, ट्यूबवेल के रूप में पानी जो है निकालते हैं आप, या फिर हैंड पंप आपने देखा है, इनसे निकाले जाने वाला जो पानी वो भूमिगत जल का रूप होता है। तीसरा होता है हमारे पास वर्षा का जल, वर्षा का जल जिसे आप कहते हैं रेन वाटर, जो सबसे शुद्ध क्या है, पानी का स्रोत है। तो 3 प्रकार के हमने सोर्स ऑफ वाटर पढ़े थे। वर्षा का जल किस प्रकार का होता है? अशुद्ध, सर्वाधिक शुद्ध, कठोर या फिर खारा? तो अभी हमने पढ़ा कि कैसा होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की मिनरल्स या फिर जो सोल्ट है वो मिक्स नहीं होते, तो ये शुद्ध होता है। हाँ, ये आपको अब दूषित लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी पर्यावरण में अब पोल्यूशन आपको इतना देखने को मिलता है, उस वजह से बहुत सारी गैसेस, धूल के कण आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वैसे ये क्या है, बिल्कुल तरह से शुद्ध है। शुद्ध का मतलब कि आप इसको पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको अपने घर के किसी भी कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इससे कोई नुकसान आपको नहीं होता, तो ये शुद्ध होता है। फिर नदियों का जो जल है, कौन सी वस्तुएं मिश्रित आपको इसमें देखने को मिलती हैं? खनिज पदार्थ, गैसें, धूल के कण या फिर धातु? तो नदियों के जल में आप ये देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिलता है, खनिज पदार्थ, ठीक है, ये बहुत सारे जो है खनिज उसमें मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसा जहां से भी नदी का उद्गम है वहां से आते आते पानी के अंदर बहुत सारी आपको चट्टानें देखने को मिलती हैं, जीव देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, पानी के अंदर बहुत सारे जो सोल्ट है या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारी ऐसे मिनरल्स जो है ऐड हो जाते हैं, जो आपके पानी के अंदर मिल जाते हैं। वर्षा का जो जल है किन कारणों से उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? वर्षा का जल किन उपयोगी कार्यों के लिए, मतलब किस चीज के लिए आप इसे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, किन कामों के लिए उपयुक्त है? पीने और पकाने के लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है पीने के पानी की और खाने के पानी को लिए जो हमें पानी का आवश्यकता होती है, तो ये पीने और खाने दोनों प्रकार के कामों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। खेतों की सिंचाई भी इससे हो जाती है, लेकिन सबसे पहले हम इसे आप अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसकी उपयोगिता सबसे ज्यादा इसलिए रूप में देखने को मिलती है। फिर शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या शामिल होता है? बालक, शिक्षक और समाज, बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम, शिक्षक, पाठ्यक्रम और अभिभावक, या बालक, समाज या पाठ्यक्रम। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी कि शिक्षा अगर एक त्रिमुखी प्रक्रिया है तो इस त्रिमुखी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, एक बच्चा यानी कि स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पढ़ा था हमने कि ट्रायंगल, ट्राइपोलर प्रोसेस हम कहते हैं, तो एक तरफ क्या होता है, अध्यापक, दूसरी तरफ स्टूडेंट, इन दोनों के मध्य चलने वाली ये क्या है, प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया की ये किस आधार पर चलती है, तो इसे हम कहेंगे कि ये करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के आधार पर चलती है, कि बच्चे को क्या सिखाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, ये हमें पाठ्यक्रम बताता है। शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह स्थिर है, अनियमित है, अप्रासंगिक है या फिर गतिशील है? तो हम कहेंगे कि कैसी प्रक्रिया है, ये एक तरह की गतिशील प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी रुकती नहीं है, जीवन भर शिक्षा जो है वो चलती रहती है। औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है? समाज में, विद्यालय में, घर पर या पार्क में? तो औपचारिक शिक्षा का एक रूप क्या है हमारा, विद्यालय, और विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है या कैसे प्राप्त होती है? तो विद्यालय में शिक्षकों से, समाज के अनुभवों से, पुस्तकों से यानी किताबों से, या ऑनलाइन कोर्स से? तो आप कहेंगे कि जब हम अनौपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ये आपको समाज के अनुभवों से प्राप्त होती है। समाज में जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी कहीं अगर आप गए हैं किसी स्थान पर, ठीक है, किसी से मिलते हैं, जो व्यक्ति आपको कोई बात बता रहा है, ठीक है, तो उनके अनुभवों से जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा का एक रूप कहलाता है। फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान देना, बालक को जीवन के लिए तैयार करना, परीक्षा में पास कराना, या शिक्षा को प्रोत्साहित करना? तो कहेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि वह बालक को जीवन के लिए क्या करेगी, तैयार करेगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल उपयुक्त है।
शाश्वत मूल्यों की प्रक्रिया में क्या शामिल है? आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, दोनों मूल्य या फिर आर्थिक मूल्य। तो हम कहेंगे कि शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा कैसे होते हैं, सत्य चीजों पर आधारित बातों की बात की जा रही है यहाँ पे, और सत्य चीजों की बातों पर जो आधारित होते हैं वो आध्यात्मिक मूल्य होते हैं। ठीक है, धर्म से जुड़े हुए होते हैं और इसके साथ साथ वो नैतिक मूल्यों से भी जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन सी, जो इन दोनों को क्या करता है, साथ लेकर चलता है। ठीक है, तो इस पर हमारी जो शाश्वत मूल्य है वो इन पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया में क्या होता है? संस्कृति हस्तांतरण का मतलब क्या होता है कि हम जब एक संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को क्या करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो हम उसे संस्कृति का हस्तांतरण कहते हैं। कि जो चीजें या जो भी मूल्यों को आप क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी भी क्या करे, उनका अनुसरण करे। तो नई पीढ़ी से पुरानी पीढ़ी में संस्कृति सीखना, नई पीढ़ी को नई चीजें सिखाना, शिक्षक को प्रशिक्षित करना या पाठ्यक्रम बदलना। तो हम कहेंगे कि संस्कृति हस्तांतरण का मतलब होता है कि नई पीढ़ी को पुरानी बातों या फिर पुरानी संस्कृतियों के बारे में क्या कराना, अवगत कराना, उनको उन चीजों के बारे में बताना जो उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसी को हम संस्कृति हस्तांतरण कहते हैं। जीवन की प्रक्रिया या जीवन की तैयारी की प्रक्रिया में शिक्षा क्या करती है? बालक को खेल सिखाती है, बच्चों को जीवन के लिए तैयार करती है, या बालक को संगीत सिखाती है, या बच्चे को कला सिखाती है। तो कहेंगे कि जीवन में शिक्षा जो है वो क्या कर रही है, बच्चे को उसके जीवन के लिए तैयार कर रही है। ऑप्शन बी। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया के कितने ध्रुव माने गए हैं? 2 ध्रुव, 3 ध्रुव, 4 या 5? तो जॉन डीवी मानते हैं कि शिक्षा के कितने ध्रुव होते हैं? 3 ध्रुव होते हैं। इन्होंने कहा है शिक्षा कैसी होती है? त्रिमुखी होती है, जिसमें एक तरफ अध्यापक होता है, दूसरी तरफ छात्र होता है, और इन दोनों के मध्य जो शिक्षा है वो किस आधार पर चलती है? वह पाठ्यक्रम के आधार पर चलती है। व्यक्ति किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करता है? केवल विद्यालय में, केवल समाज में, या केवल विद्यालय और समाज दोनों में, या घर में? तो हम कहेंगे कि विद्यालय और समाज दोनों में। ऑप्शन सी। शिक्षा का स्वरूप क्या होता है? केवल औपचारिक, केवल अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि शिक्षा का जो स्वरूप होता है वह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, कि शिक्षा विद्यालय से ही प्राप्त की जाती है, सामान्य भी आप कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, जो कि शिक्षा का ही एक रूप कहलाता है। औपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है? बिना योजना के दी जाने वाली शिक्षा, विशिष्ट योजना के तहत दी जाने वाली शिक्षा, समाज में प्राप्त होती है, या घर पर दी जाती है। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जिसका पहले से ही कोई उद्देश्य निर्धारित है, यानी विशिष्ट योजना बनाकर जो है शिक्षा आपको दी जाती है, उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, या फिर विशेष आधार पर दी जाने वाली शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? विद्यालय में, समाज में, घर पर, या सभी उपरोक्त सभी स्थानों पर? तो अनौपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है आपको? समाज में। शिक्षा की गतिशीलता का क्या अर्थ है? शिक्षा की गतिशीलता का क्या अर्थ है? यह शिक्षा स्थिर रहती है, शिक्षा समय के साथ बदलती है, शिक्षा केवल पुस्तकों में होती है, या शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो गतिशीलता का मतलब होता है जिसमें निरंतर बदलाव आता रहे, निरंतर जिसमें हमें चेंज दिखाई देते हैं। और आपने देखा है कि शिक्षा जो है वो समय के आधार पर, समाज के आधार पर बदलती रहती है लगातार। इसलिए शिक्षा जो है वो समय के साथ क्या करेगी? बदलती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षा कैसी है?
गतिशील है, लगातार इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। शिक्षा का मुख्य अर्थ या मुख्य कार्य क्या है? बालक को खेल सिखाना, बालक को जीवन के लिए तैयार करना, बच्चे को कला सिखाना या बालक को संगीत सिखाना। तो आप कहेंगे कि शिक्षा का जो कार्य है वह क्या है? बालक को जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, कि आने वाले जीवन के लिए शिक्षा क्या कर रही है? आपको तैयार कर रही है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, आपके चरित्र का निर्माण करती है, आपको आपके लक्ष्य के निर्धारण में सहायता करती है, देश के प्रति कर्तव्यों के बारे में अवगत कराती है और आपको आपके जीवन को संतोषजनक बनाने के लिए क्या कर रही है? तैयार कर रही है। संस्कृति हस्तांतरण में क्या होता है? नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की संस्कृति सीखती है या फिर नई पीढ़ी को नई संस्कृति सिखाई जाती है या नई पीढ़ी नई संस्कृति बनाती है? शिक्षक संस्कृति सिखाते हैं या कोई हस्तांतरण नहीं होता है? तो हस्तांतरण का मतलब होता है कि एक चीज को दूसरी चीज में क्या करना? लेकर आना। इसे हम कहेंगे कि नई पीढ़ी को क्या कर रहे हैं? हम पुरानी संस्कृति से अवगत करा रहे हैं। तो जितने भी विषय आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री है, ये सब बातें हमें ये बताती है कि पुराने समय में किस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये नई लोगों को पुरानी बातों से क्या करा रही है? अवगत कराने का प्रयास करती हैं, ताकि वो जान सकें कि उनकी संस्कृति कब शुरू हुई थी, उनकी सभ्यता के बारे में उनको नॉलेज हो। फिर शिक्षा की प्रक्रिया में बालक की क्या भूमिका है? निष्क्रिय, सक्रिय भाग लेना, केवल देखना या केवल सुनना? तो शिक्षा की प्रक्रिया में, ठीक है, शिक्षा यानी सीखने की प्रक्रिया, और सीखने की प्रक्रिया में बच्चा हमेशा कैसा रहता है? एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, वो अनुभव के आधार पर सीख रहा है। ठीक है, वो नई ज्ञान को क्या करता है? अर्जित करता है। तो इसमें बच्चा क्या बनता है? एक्टिव रहता है, जिज्ञासु रहता है, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। शिक्षा के माध्यम से क्या प्राप्त होता है? केवल ज्ञान, ज्ञान और अनुभव दोनों, या केवल अनुभव? ना ज्ञान प्राप्त होता है या ना अनुभव प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान और अनुभव दोनों की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी। फिर जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 5? तो अभी हमने पढ़ा था कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल परीक्षा में पास होना, जीवन में सफलता प्राप्त करना, डिग्री प्राप्त करना या नौकरी पाना? तो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है कि वह क्या करे? जीवन में व्यक्ति को सफलता और संतुष्टि दोनों ही दे। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल उपयुक्त है। ठीक है, व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जा सकता है? व्यक्तित्व को कैसे माप सकते हैं? आसानी से माप सकते हैं, ठीक से मापा नहीं जा सकता, केवल प्रशिक्षणों से मापा जा सकता है। प्रशिक्षण मतलब क्या होता है? कि जांच करने के द्वारा या फिर किसी प्रकार के प्रयोग के द्वारा या फिर प्रक्षेपी विधि से मापा जा सकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो व्यक्तित्व है उसका पूर्ण मूल्यांकन क्या है? संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण मूल्यांकन के लिए आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसकी बात करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कभी भी क्या नहीं होता? ये कभी भी शून्य नहीं होता। और जब तक कोई वस्तु शून्य नहीं है, उसका पूर्ण रूप से मापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ, हम क्या कर सकते हैं? व्यक्तित्व के गुणों का मापन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, उन गुणों को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। और इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं? विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के हमारे पास क्या है? बहुत सारे करके हम किसी व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान है उनका मापन कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व का मापन नहीं किया जा सकता।
व्यक्तिनिष्ठ विधि में क्या होता है? व्यक्ति दूसरों के बारे में बताता है, व्यक्ति अपने बारे में बताता है, या फिर प्रशिक्षण किए जाते हैं, या प्रक्षेपण किया जाता है। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि के बारे में हमने बात की थी। व्यक्तिनिष्ठ विधि हमें यह बताती है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है उसे हम व्यक्तिनिष्ठ विधि में क्या करते हैं, लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इस विधि का मतलब ही क्या होता है? व्यक्ति पर आधारित। और हमने पढ़ा था इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए साक्षात्कार कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसकी संपूर्ण, ठीक है, जीवन प्रपांत विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम व्यक्ति के जीवन में होने वाली सभी घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी विधियां हमें बताई गई थी जिनका हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति पर आधारित उसकी जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम व्यक्तिनिष्ठ यानी व्यक्ति पर आधारित जानकारी जब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे हम व्यक्तिनिष्ठ विधि कहते हैं। आत्मकथा विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, आत्मकथा मतलब जब कोई व्यक्ति अपने बारे में सारी जानकारी आपको दे रहा है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान में, इतिहास में, साहित्य में या उपरोक्त सभी में, तो हम कहेंगे कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, मनोविज्ञान में कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, आपने मूवी में देखा होगा, ठीक है, कि किसी व्यक्ति से कोई मिलने जाता है, वो उसकी सारी घटनाओं के बारे में पूछता है। ठीक है, तो ये क्या है, मनोविज्ञान के आधार पर हम जब किसी के बारे में, मान लीजिए आप अगर कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति की जीवन के आधार पर, उसकी जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सकती है या फिर लोगों को शायद पता होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के बारे में, तो ऐसी पुस्तक लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके जीवन की सभी घटनाओं की क्या कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये मनोविज्ञान, इसको हम कहेंगे कि आत्मकथा, मतलब उस व्यक्ति से आप मिलेंगे और उसके जीवन में हुई जितनी भी घटनाएं हैं उन सब के बारे में क्या करते हैं, आप जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आत्मकथा जो है वो आप विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्ति अपने बारे में जो है सारी इंफॉर्मेशन देता है, और ये मनोविज्ञान जो है इसका अध्ययन करने के लिए, ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन करने के लिए जानकारी जो है एकत्रित कर रहे हैं, समस्या या व्यक्ति की किसी समस्या का समाधान करने के लिए, समाज को कोई जानकारी देने के लिए, ठीक है, या फिर अन्य कोई कारण हमारा हो सकता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी लेने का जो कार्य है वो मनोविज्ञान ही करता है, और इसलिए ये क्या है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक विषय है आत्मकथा। ठीक है, कि हम जब किसी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आत्मकथा में क्या शामिल होता है? आत्मकथा में व्यक्ति के जीवन के अनुभव, दूसरों के जीवन के अनुभव, समाज के जीवन के अनुभव या परिवार के अनुभव, तो हम कहेंगे आत्मकथा की बात हो रही है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बताता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं, और ये क्या करता है, हमें व्यक्ति के जीवन के अनुभव के बारे में बताता है, तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ठीक है। फिर व्यक्ति इतिहास विधि में क्या किया जाता है? ठीक है, व्यक्ति इतिहास विधि में व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। केवल शारीरिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, केवल मानसिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, या केवल सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा? तो हम कहेंगे कि जब हम व्यक्ति के इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास यानी कि जो बातें उसके जीवन में घट चुकी हैं, तो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का क्या करना, अध्ययन करना, मतलब उसके जीवन में आप कह सकते हैं घटने वाली भी नहीं, हम कहेंगे कि जो घटनाएं घट चुकी हैं, क्योंकि इतिहास की बात हो रही है तो जो हो चुका है, तो किसी व्यक्ति के जीवन में घटी हुई घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, व्यक्ति के
व्यक्ति इतिहास विधि कहलाती है। व्यक्ति इतिहास विधि का उपयोग कहाँ उपयोगी होता है, मतलब हम कहाँ इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, किस लिए हमें किसी व्यक्ति के जीवन में घटी हुई घटनाओं की जानकारी होने की आवश्यकता है। तो मानसिक और शारीरिक रोग की चिकित्सा में, केवल मानसिक रोगों में, या केवल शारीरिक रोगों के लिए, या फिर शिक्षा के लिए। तो जब हम किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे उसके कुछ उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि उसकी मानसिक और शारीरिक रोगों की चिकित्सा के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति क्या हो गया है, मानसिक रूप से पीड़ित है, मानसिक रूप से क्या है, वो बीमार है, या किसी समस्या से वो परेशान है, तो उसके जीवन की उसके जीवन की घटनाओं का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, जिससे हमें ये पता लगे कि ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से उसकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ा, या फिर उसके शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए, ठीक है। शारीरिक रोग मतलब ऐसा कोई रोग हो सकता है जो सामान्य रूप से आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उससे ऐसा हो गया, तो हम ये देखते हैं कि ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिसने उसको प्रभावित किया हो, जिस वजह से वो इस प्रकार की शारीरिक रोग का जो है वो रोगी हो गया है। तो ऐसी चीजों को हम क्या करने के लिए, पता लगाने के लिए, ताकि हम उसका सही ट्रीटमेंट कर सकें, तो हम उसकी जीवन की घटी हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिर व्यक्ति इतिहास विधि का एक दोष क्या है, कमी क्या है, ड्रॉबैक क्या है। समय लगता है, समय और मेहनत अधिक लगती है, आसान होती है, या कोई दोष दोष नहीं है। तो ये क्या है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। आपको एक लंबा समय जो है जानकारियों को एकत्रित करने में व्यतीत करना होता है। हो सकता है आपको उस स्थान पर भी जाना पड़ जाए, तो समय और मेहनत दोनों ही इसमें क्या लगती हैं, अधिक लगती हैं। इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक है कि आपको इसको एक लंबा समय देना होता है, पेशेंस जो है आपको रखने पड़ते हैं, तब जाकर आप इस विधि के सही इस्तेमाल के साथ जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। मनोदैहिक व्यक्तित्व में क्या शामिल है, मनोदैहिक का मतलब होता है मन और शरीर दोनों। जो व्यक्तित्व है उसमें क्या शामिल है, केवल मन, केवल शरीर, मन और शरीर, ना मन शामिल है ना शरीर। तो मनोदैहिक मतलब मन और शरीर जब दोनों शामिल होते हैं तो उसको हम मनोदैहिक व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व का मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि सबसे सरल है। तो हमने पढ़ा था व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए हमारे पास तीन विधियां होती हैं, ठीक है, अगर आपको याद है। एक होती है हमारे पास कौन सी, वस्तुनिष्ठ विधि, ठीक है। दूसरी है व्यक्ति निष्ठ विधि, और तीसरी पढ़ी थी हमने प्रक्षेपी विधि, जिसके अंदर हमने बहुत सारी विधि पढ़ी थी, ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति के किसी गुण का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। तो सबसे सरल सबसे आसान कौन सी है, व्यक्ति निष्ठ विधि, जिसमें व्यक्ति स्वयं क्या दे रहा है, अपने बारे में सारी जानकारी दे रहा है। आपको उसके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको सारी जानकारी मिल सकती है। तो ये कैसी है, आसान है, सरल विधि आप इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, व्यक्तित्व मूल्यांकन में आत्मकथा का क्या उपयोग है। तो जब भी आप किसी व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब आप ये देख रहे हैं कि किसी का व्यक्तित्व कितना अच्छा है या कितना उसमें क्या कमियां हैं, तो उसमें आत्मकथा का इस्तेमाल आपको क्या बताता है, व्यक्ति के भूतकाल और वर्तमान की जानकारी कराता है, केवल भूतकाल की जानकारी कराता है, केवल वर्तमान की जानकारी प्रदान करेगा, या भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भविष्य की जानकारी तो इससे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये व्यक्ति के भूतकाल मतलब जीवन में जो घटनाएं हो चुकी हैं और वर्तमान में क्या चल रहा है, ये आपको केवल उसके बारे में क्या कराता है, ज्ञान कराता है, उसके बारे में आपको अवगत कराता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ठीक है। फिर शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल व्यक्ति का विकास करना, केवल समाज का विकास करना, या व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना, या फिर ना व्यक्ति का विकास करना ना ही समाज का। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि वह व्यक्ति और समाज दोनों को क्या करे, विकसित करे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी।
रोज के अनुसार सामाजिक वातावरण का क्या महत्व है? अलग व्यक्तित्व का मूल्य बढ़ाता है, व्यक्तित्व को विकसित करने और कौशल बनाता है, व्यक्तित्व को कमजोर करता है, व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो रोज के अनुसार सामाजिक वातावरण का क्या महत्व है? व्यक्तित्व को विकसित और क्या बनाता है? ये कुशल बनाता है कि एक अच्छा वातावरण क्या करेगा, आपके अच्छे व्यक्तित्व में योगदान देगा, वो आपके कौशल को विकसित करेगा, यानी आपको बेहतर बनाने में सहायता करता है। समुदाय की परिभाषा क्या होती है? तो समुदाय के बारे में हमने पढ़ा था कि एक विशेष स्थान पर रहने वाले जो लोग होते हैं, या फिर किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो लोग होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक समूह में रहने वाले लोगों के जो रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान के जो आदतें हैं, अगर वो एक जैसी हैं, तो उसको हम समुदाय का रूप कहते हैं या समुदाय कहते हैं। और समुदाय की परिभाषा से हमें ये पता लगता है, एक स्थान पर रहने वाले लोग, समान उद्देश्य के लिए रहने वाला समूह, केवल परिवार के लोग या केवल दोस्तों का समूह। तो हम कहेंगे कि सबसे जो उपयुक्त है वो क्या है? समान उद्देश्य के लिए एक ही स्थान पर रहने वाले जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। ठीक है। और समुदाय क्या करता है? हमेशा अपने समूह के बेसिक आवश्यकताओं को, ठीक है, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करता है। फिर जिस वर्ग के अनुसार समुदाय क्या है? सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य, केवल विशेष स्वार्थ के लिए साथ रहने वाले लोग, या केवल परिवार के लोग, या केवल शिक्षित लोग। तो जिस वर्ग के अनुसार समुदाय क्या है? सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों का क्या है? एक समूह होता है जिनका कोई भी विशेष ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता कि हमें इस चीज को प्राप्त करना है। ठीक है। ये सामान्य जीवन, एक नॉर्मल लाइफ जो है व्यतीत कर रहे होते हैं, इसी को हम समुदाय कहते हैं। मैकाइवर के अनुसार समुदाय क्या है? सामान्य जीवन की दशाओं में रहने वाले लोग, विशेष स्वार्थ के लिए रहने वाले लोग, केवल बड़े समूह के लोग, या केवल छोटे समूह के लोग। तो मैकाइवर के अनुसार समूह यानी समुदाय की जब बात हम करते हैं, तो जो व्यक्ति सामान्य जीवन, सामान्य वातावरण में सामान्य जीवन जी रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? समुदाय का एक रूप कहते हैं। तो सामान्य जीवन की दशाओं में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? समुदाय का हिस्सा कहा जाता है। बोर्ड बोगार्ट्स बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय क्या होता है? हम की भावना नहीं होती, हम की भावना होती है, कोई भावना नहीं होती, या केवल स्वार्थ होता है। तो बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय क्या है? जिसमें क्या होती है? हम की भावना होती है। वो कभी भी मैं साथ लेकर नहीं चलते, वो हम लेकर चलते हैं कि आवश्यकताएं होंगी तो हम सबकी पूरी होंगी, व्यवस्था होगी तो हम सबके लिए होगी। वो किसी एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर किसी भी चीज का पालन नहीं करते हैं। फिर समुदाय में बालक की शिक्षा कैसे होती है? केवल परिवार में, केवल स्कूल में, परिवार और समुदाय दोनों में, या केवल दोस्तों में? तो समुदाय में बालक की शिक्षा कैसे होती है? परिवार और समुदाय दोनों में, कि परिवार से भी उसे सीखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही उसे समुदाय में, मतलब किसी विशेष समुदाय से अगर आप संबंध रखते हैं, तो समुदाय में होने वाली जो भी प्रैक्टिसेस होंगी, मतलब जो भी कार्य होंगे, उनका विशेष ज्ञान आपको जो है मिलेगा, जो अन्य समुदायों में देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे आपने आदिवासी क्षेत्र देखे होंगे, वहां पर लोगों के पास जैसे औषधि का ज्ञान होता है, पेड़ों से मिलने वाली बहुमूल्य चीजों के से क्या बनाया जा सकता है उसका ज्ञान होता है। तो ये उन समुदायों के पास है। सामान्य लोग जो शहरों में रहते हैं उनके पास ये ज्ञान नहीं होगा। विलियम भीमर विलियम भीमर के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा है? असामाजिक, सामाजिक, ना सामाजिक और ना असामाजिक, केवल व्यक्तिगत। तो मनुष्य क्या है? एक तरह का सोशल एनिमल है। ठीक है। और ये इसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? सामाजिक है। कि आप कितना ही व्यस्त हो जाए, एक समय के बाद आप अपने समाज में, अपने आसपास के वातावरण का हिस्सा जो है बनना चाहते हैं, इसीलिए आपको एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। समुदाय को कैसे शिक्षा देता है? ठीक है। समुदाय किसी बालक को कैसे शिक्षा देता है? सामाजिक वातावरण का निर्माण करके, केवल पढ़ाई करवाकर, खेल खिलवाकर, या कोई बात करके। तो हम कहेंगे कि बालक
जब समुदाय किसी बालक को शिक्षित कर रहा है तो वो क्या करता है, उसके लिए एक सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है जिसमें वो कई चीजों को जो है सीखता है, जो उसके विकास को क्या करती है, फोकस करती है। सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कैसे होता है? आचार और व्यवहार से, केवल पढ़ाई से, केवल खेल से, या केवल बातचीत से? तो हम कहेंगे सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कैसे होता है? आचार और व्यवहार दोनों से। समुदाय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक, सकारात्मक, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या दोनों प्रभाव पड़ते हैं? तो हम कहेंगे कि किसी भी समुदाय का किसी बच्चे के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव जो है आपको एक उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बच्चे पर, अगर वो किसी विशेष समुदाय से संबंध रखता है तो। समुदाय में सामाजिक वातावरण कैसे बनता है? लोगों के व्यवहार से, केवल नियमों से, केवल शिक्षा से, या केवल परिवार से? तो हम कहेंगे समुदाय में सामाजिक वातावरण बनता है लोगों के व्यवहार से। क्वेश्चन नंबर 63, समुदाय का विशेष उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत विकास, सामूहिक विकास, आर्थिक विकास, या राजनीतिक विकास? तो हम कहेंगे कि समुदाय का जो विशेष उद्देश्य है वो क्या है? सामूहिक विकास होता है, कि विकास होगा तो पूरे समूह का विकास होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष के विकास की बात यहाँ पर नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 64, समुदाय में बालक क्या सीखता है? केवल पढ़ाई, सामाजिक व्यवहार, केवल खेल कूद, या फिर केवल तकनीक? तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। तो हम कहेंगे कि समाज में बच्चा क्या सीखता है? सामाजिक व्यवहार सीखता है, समाज के नियमों का पालन करता है। ठीक है। समुदाय और जटिल संबंध, समुदाय के बीच में जटिल संबंध कैसे होते हैं? ठीक है। सामान्य जीवन परिणाम होते हैं, दो अलग अलग जीवन परिणाम है, कोई संबंध नहीं होता, या नकारात्मक संबंध होता है? तो हम कहेंगे कि समुदाय का एक जटिल संबंध क्या है? सामान्य जीवन के परिणाम। समुदाय का एक ऐसा समूह जिसमें क्या होता है? विशेष स्वार्थ, सामान्य उद्देश्य, अलग अलग उद्देश्य, या कोई उद्देश्य नहीं? तो हम कहेंगे समुदाय का एक ऐसा समूह जिसका सामान्य उद्देश्य होता है उसे हम समुदाय का हिस्सा कहते हैं। समुदाय में शिक्षा का क्या महत्व है? कोई अधिक महत्व है, या कोई महत्व नहीं है, या सामान्य महत्व है? तो हम कहेंगे समुदाय में शिक्षा का बहुत ज्यादा अधिक महत्व देखने को मिलता है। समुदाय में बालक की शिक्षा कैसी होती है? केवल स्कूल में, परिवार और समुदाय दोनों में, केवल घर पर, या खेल के मैदान में? तो हम कहेंगे समुदाय में व्यक्ति की शिक्षा परिवार और समुदाय दोनों में होती है। फिर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कैसे होता है? आचार विचार से, केवल पढ़ाई से, केवल खेल से, या फिर बातचीत से? तो अभी हमने पढ़ा था कि सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण आचार विचार और अच्छे व्यवहार से होता है। क्वेश्चन नंबर 70, तो समुदाय में हम की भावना का क्या महत्व है? बहुत कम महत्व है, अधिक महत्व है, कोई महत्व